बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, अभी सभी माननीय सदस्यों ने बात की और सबने ही चिंता जाहिर की और सबने इस बात की भी चिंता की कि किस प्रकार से हम जो मुख्यमंत्री जी का सपना है निरोगी राजस्थान और प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत, इन सबको हम किस प्रकार से मिलकर पूरा करें। आज राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस सदन की तरफ देख रही है कि किस प्रकार राजस्थान का आम आवाम और हर व्यक्ति सुरक्षित भी रहे और स्वस्थ भी रहे। सभापति महोदय, ये तभी संभव है जब हम केवल एलोपैथी पर निर्भर नहीं होकर हम वैकल्पिक चिकित्सा पर जाएं। और आज के दिन तो इस बात को ये हम प्रमाणित रूप से सिद्ध कर चुके हैं कि किस प्रकार से कोरोना के काल में हमारे आयुर्वेद ने, होम्योपैथिक ने, किस प्रकार से वैकल्पिक चिकित्सा ने पूरे देश भर में, पूरे विश्व में अपनी एक धूम बचाई। और इसी वैकल्पिक चिकित्सा के साथ साथ जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, अन्य हमारी जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे नाक में तेल डालने का नुस्खा था, ये इस कोरोना काल में सिद्ध हुआ सभापति महोदय। इसके साथ साथ नीम गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, घनवटी, इसके लिए लोग शहरों से छोड़कर गांव-गांव तक घूम रहे थे कि कहीं पर ये मिल जाए जिससे कोरोना से हमारा बचाव हो जाए। सभापति महोदय, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारे माननीय सदस्यों ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की बात की थी, उस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के बारे में मैं ये कहूँगा कि यही तो वो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा है। मैं कल मंत्री जी से बात कर रहा था तो वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा है क्या। बेसिकली जो हम ये मानते हैं कि हमारे सरकार में जो शरीर में जो शक्तियाँ होती है, जो ऊर्जाएं होती है, वो धनात्मक और ऋणात्मक जो ऊर्जाएं होती है, उनका बैलेंसिंग इलेक्ट्रोपैथी है। सभापति महोदय, मैं इसलिए इस बात को वापस रख रहा हूँ कि ये 100 वर्ष पुरानी प्रचलित विधियाँ हैं। और आज यदि हम ये बात करें, जो माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब में 5 तारीख को कहा था कि इलेक्ट्रोपैथी पद्धति के बारे में सबको दिया है शायद, जो इन्होंने कहा कि 2018 में जो एक्ट बना उसको लागू करने के बारे में एक कमेटी बनाई और कमेटी के बारे में, उस कमेटी के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ। मैं आपके सामने सभापति महोदय बात रखना चाहता हूँ कि जो 5 कमेटियां बनी राजस्थान में, उन 5 कमेटियों ने, 3 कमेटियों ने गुणावगुण जांच की, 1 कमेटी ने लीगल जांच की और 1 कमेटी ने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक और विधिक विश्लेषण, लीगल ओपिनियन पर सारी राय दी। यानी उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, प्रिंसिपल एंड मेरिट्स, लिटरेचर, फार्मेसी, फार्मोसिया, लैब टेस्टिंग, मेडिसिन, इफेक्ट्स एंड एफिशिएंसी, इंस्पेक्शंस, क्लिनिकल एंड इंस्टीट्यूशन, इन सब विषयों पर उन्होंने जांच की। ये जांच करने के बाद में जब ये कमेटी, आपने मेडिकल एक्ट बनाया, तो उसके बाद जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई, इस सदन का एक्ट बनाने के बाद उस कमेटी का काम था कि किस प्रकार से यहाँ कोर्सेज को लागू किया जाए, किस प्रकार से यहाँ जो हजारों चिकित्सक राजस्थान में हैं उनको इसका एम्प्लॉयमेंट मिले। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की बजाय हमने उस कमेटी को वो सारे अधिकार दे दिए कि इस हाउस ने जो कमेटी बनाई, जो एक्ट बनाया, उसके भी जांच के अधिकार हमने उस कमेटी को दे दिए। ये एक, मुझे लगता है कि इस हाउस की महत्वता हम खत्म कर रहे हैं कि जिस हाउस ने, सरकार किसी की भी हो, आज आप जो एक्ट बना रहे हो उस एक्ट की जांच क्या कोई कमेटी कर सकता है? एक्ट बनने के बाद है कि हम एक्ट को आगे लागू करें। उसको लागू करने की बजाय, हम आगे बढ़ाने की बजाय, हम उल्टा उसमें उस कमेटी को बनाने की बजाय उसमें जांच में ले गए। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जिसमें आपने आईडीसी की चर्चा की मंत्री जी ने, उस आईडीसी की बैठक में क्या था? क्योंकि ये विषय केवल ये विषय आईडीसी का नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा आसन के माध्यम से कि ये कॉन्क्रीट लिस्ट का सूची है, समवर्ती सूची का विषय है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने ये कहा है कि यह कोई भी राज्य सरकार, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो शिवराज पाटिल साहब जज थे, उन्होंने तो ये अपनी टिप्पणी में भी लिखा, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आर क्विकर एंड चीपर एंड सेफर, ये उन्होंने टिप्पणी में लिखा है। मैं इसलिए सारी बात रखना हूँ कि कॉन्क्रीट जब सूची में है तो इसमें राज्य भी अपना कर सकते हैं। और हम इसलिए कर सकते हैं कि हमको गर्व है कि आयुर्वेद एक्ट राजस्थान ने 1953 में बना दिया था और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 1970 में बना। हम 17 साल पहले हमने आयुर्वेद का एक्ट राजस्थान में बना दिया था। ये एक्ट राजस्थान नंबर 1 था उसमें। इसी तरह होम्योपैथिक, द राजस्थान होम्योपैथी एक्ट 1969 हमने 4 साल पहले बना दिया था और सेंट्रल का होम्योपैथिक एक्ट 1973 में बना था। तो फिर आज हम डर क्यों रहे? हमको आज किस बात का डर है? क्या राजस्थान किसी चीज़ में लीड करे? इस चीज़ से हमें डरने की कहाँ आवश्यकता है? हम आज नए नए जो हमारे यहाँ कॉलेज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि इस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा को बंद नहीं किया जा सकता। तो जो हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, जो हजारों शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन सब का भविष्य अंधकार में है। मैं ये चाहता हूँ कि आज ये सदन इस बात का निर्णय करे
कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा हमारे यहाँ एक मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से, वेलनेस सेंटर के माध्यम से इस तरह के टूरिज्म हम यहाँ पर विकसित करें, जिससे यहाँ पर एक राजस्थान इसमें एक अग्रणी स्टेट बने, एक पहल करे। सभापति महोदय, इसके साथ साथ ही जो आईडीसी ने, जो चेयरपर्सन ने जो एप्रिशिएट किया, मैं वो लाइन पढ़ना चाहता हूँ। चेयरपर्सन एप्रिशिएटेड द विल पावर एंड द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिश ए न्यू सिस्टम एंड रिक्वेस्टेड। यदि हम बना भी देते हैं एक्ट और उसको यदि हम यहाँ लागू कर देते हैं और यदि कोई सेंट्रल उसमें एक्ट बनाता भी है, तो उस एक्ट में बाद में वो जो भी चीज़ें कुछ कॉमन होगी तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे भी कृषि कानून में आपने एक्ट बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया, इस पर कई सब्जेक्टों पर हम भी एक्ट बनाते हैं। पहले हुक्के पे हमने बनाया था। इस तरह से हम ये बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी लीड लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो माननीय पहले सदस्यों ने कहा कि ये वही आयुर्वेद सिस्टम है, वही होम्योपैथिक सिस्टम है, उसी का एडवांस वर्जन है। इससे राजस्थान को ना केवल और क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, हमको रेवेन्यू भी मिलेगी, हमारे यहाँ किसानों का भी फायदा होगा, हमारे यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स भी बढ़ेंगे। और सबसे बड़े बात, जो निरोगी राजस्थान की जो कल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, वो केवल एलोपैथी से पूरी नहीं हो सकती, वो केवल एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुरिया हॉस्पिटल से पूरा नहीं हो सकता, वो केवल पीबीएम से पूरा नहीं हो सकता, वो आयुर्वेद, होम्योपैथिक, इन सभी चीज़ों को मिलाकर निरोगी राजस्थान हम बनाएंगे। इस वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, आज मंत्री जी ने सुबह हाउस में कहा और पहले भी चर्चा हुई, तो कई एक भ्रांति थी कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा में जो पौधे काम में आते हैं वो अफ्रीकन पौधे हैं। मैं ये सूची लेकर आया हूँ और मैं यहाँ टेबल भी करवा रहा हूँ। 95% पौधे जो है, जो इनकी औषधियों में काम आते हैं, वो पौधे राजस्थान और भारत में ही पाए जाते हैं और उन्हीं से ये औषधियाँ बनती है। मैं ये टेबल भी करवा रहा हूँ। सभापति महोदय, सुबह मंत्री जी ने विषय रखा कि इतना बजट पारित करने के लिए आज के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। क्योंकि बजट का विषय है, तो मैं थोड़ा सा सदन का ध्यान बजट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। 2019-20 के बजट में 13,034.63 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बजट रखा गया। और मैं मूल बात पर आता हूँ, उस बजट में से 793.6 करोड़ रुपए हमने राजस्थान के विकास के लिए, नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए रखा था। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, क्योंकि 2019-20 का एक्चुअल इस साल आ गया और हमने खर्च किया केवल 482.22 करोड़ रुपए। ये 0.60% है हमारे कुल बजट का। और यदि मेडिकल बजट की बात करूं तो जो आपने खुद ने माना उससे 39% कम खर्चा हुआ है। ये डेवलपमेंट की स्थिति है। आज आपने बड़े बड़े आंकड़े दिए। मैं 2020-21 की बात करता हूं, 14,700 करोड़ रुपए आपने रखे। आपने इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,400 करोड़ रुपए रखा। और मुझे आज आंकड़ा बताते हुए शर्म आ रही है कि दिसंबर 2021 तक, अभी जो 20 गया, उस तक हमारा केवल 164 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, यानी केवल 12% खर्चा हुआ है। इसका मतलब कोरोना के काल में जितना भी पैसा आपके पास आया वो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। ये आपकी टेबल बोल रही है कि आपने केवल 12% पैसा राज्य सरकार की मद से खर्च किया है। सभापति महोदय, इस साल आपने बजट रखा 16,259 करोड़ रुपए, 69 करोड़ रुपए, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है मात्र 1,804 करोड़ रुपए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे और इतने संसाधन दे कि राजस्थान के विकास का, भले ही 11% ही हो आपके बजट का, पर यह विकास में 1,804 करोड़ रुपए खर्च करने की शक्ति आपको प्रदान करे, ताकि राजस्थान की जनता का भला हो सके। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। सभापति महोदय, अभी मेडिकल कॉलेज की बात हुई। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे 14,712 पद चिकित्सा विभाग में खाली पड़े, और उनमें से भी एसएमएस कॉलेज में 2941 पद खाली पड़े। मेडिकल ऑफिसर 6,224 स्वीकृत है, 1944 रिक्त पद है। एमओ डेंटल 398 स्वीकृत है, 96 खाली है। जूनियर स्पेशलिस्ट 3150 स्वीकृत है, 1284 खाली है। सीनियर स्पेशलिस्ट 385 स्वीकृत है, 103 खाली है। एसएमओ 1142 स्वीकृत है, 368 खाली है। अंडर एएसआई 356 स्वीकृत है, 96 खाली है। मैं आप मंत्री महोदय, आप पधार ही गए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एमसीआई के नियमों के अनुसार हमारी हर चीज़ का मापदंड तय है कि मेडिकल कॉलेज तो आप खोलेंगे, पर ये मेडिकल कॉलेज 50 साल तक कांग्रेस को राज करते हुए कभी ध्यान में नहीं आया। अचानक इसी बार कैसे ध्यान में आया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे।
आपने ये नहीं बताया कि 19-20 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि भारत के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और उसमें 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए। उससे आपने आज तक, लेकिन आपकी धीमी चाल से ना तो जमीनें स्वीकृत हुई और ना मेडिकल कॉलेज बने। और मेरी बात को मैं टेबल करवा रहा हूं, आप लिख के रख लो, आपके इस कार्यकाल में आप मेडिकल कॉलेज उद्घाटन नहीं कर पाओगे, ये हम ही वापस आकर मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपकी चाल तो 3 बजट निकल गए, दिख गए। तो हमारे यहाँ राजस्थानी में तो कहावत है कि वो पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसलिए आपके तो अभी मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन इसके साथ साथ MCI के मापदंड में आपके पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ, इनकी भर्ती के लिए भी आप शुरू करें तो कुछ काम हो पाएगा। MCI के नियमानुसार एक मरीज पर 3 नर्सिंग स्टाफ और 3 स्टाफ की वहाँ पर मापदंड है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि SMS मेडिकल कॉलेज से ही राजस्थान की सारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटल्स का आंकड़ा निकाल लो, 13 मरीज पर भी यदि एक नर्सिंग स्टाफ निकल जाए तो मंत्री जी आज आप इस बात का जरूर जवाब दें। 13 मरीजों पर भी एक स्टाफ नहीं है, जबकि एक मरीज पर 3 स्टाफ की आपकी गाइडलाइन है। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि आज दुर्घटना की बात यदि हम करते हैं तो प्रति साल 10,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि ये सड़क दुर्घटनाएं किस प्रकार से कम कर सकते हैं हम, इसके लिए कहां पर ट्रॉमा हॉस्पिटल्स की जरूरत है, कहां पर किस प्रकार के हॉस्पिटल्स की जरूरत है, और कहां पर आप नए मेडिकल कॉलेज जहां ला रहे हैं उसके साथ साथ नए हॉस्पिटल यदि अभी से खोलना शुरू करेंगे। जैसे अभी झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि झुंझुनू में आज तक मेडिकल कॉलेज घोषणा हुए बहुत समय हो गया, आज तक चाल बड़ी धीमी है, लग नहीं रहा कि खुलेगा। ये तो आपकी पार्टी की, इनकी बात मान लो। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि इस प्रकार से यदि हम बात करें तो आज यदि हम मेडिकल ग्राफ देखते हैं तो सबसे बड़ी चिंता का मेडिकल ग्राफ है कि जिस प्रकार से हार्ट की बीमारी बढ़ी थी, ये जो UNO का ग्राफ है, जो ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल की जो रिसर्च है कि 2025 में 60% मरीज कैंसर के होने वाले हैं। आज राजस्थान में 33 में से 25 से ज्यादा जिलों में कैंसर के परामर्श के लिए कोई सरकारी स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं है। 90% कैंसर के बड़े उपचार की कोई सुविधा नहीं है। और SMS हॉस्पिटल में 12 करोड़ की लागत से ICU तो बन गया, लेकिन आज भी समुचित इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंत्री महोदय कि इस विषय पर ध्यान दें। और एक सबसे बड़ी बात जो बार बार इस सदन में कई बार उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, नकली दवाओं के बारे में। सभापति महोदय मैं एक आंकड़ा आपके सामने बता रहा हूं कि राज्य में जांच दवा जो है उसकी जांच जो पेंडेंसी 9 साल में जहां 600 केस पेंडिंग थे, आज 6,000 से ज्यादा जांचों मेडिकल की दवाइयों की जांचें पेंडिंग पड़ी है। और कई केसों में यह देखने में आया है कि आज सैंपल लिया, 2 साल तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, जब तक एक्सपायरी डेट में वो सारी दवाएं दुकानों से बिक जाती है। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा गिरोह काम करता है, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये मैं केवल आज का नहीं कह रहा हूं, ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, चाहे सरकारें कोई भी रही। इस गिरोह को पहचानने की आवश्यकता है कि जो गिरोह राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को नकली दवाइयां बेच रहा हो, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेच रहा हो, और हम उनकी जांच तक नहीं कर पा रहे हो। हम मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। ये एक सबसे गंभीर मुद्दा है। मिलावट के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध चलाना पड़ता है, उसके बाद भी आज तक सैंपल नहीं आते। और इसी प्रकार से इसके सैंपल नहीं आते तो लेबोरेटरी कब खुलेगी, कब जांचें शुरू होगी और कब लोगों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ ही सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की मैंने बात की, मंत्री महोदय मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाकर फिर अपनी बात पूरी करूंगा कि ये इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा आप जल्दी से जल्दी लागू कर दें, नहीं तो मुझे बड़ा संकट नजर आ रहा है। क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति इटली की है। ये काउंट सीजर मेटी द्वारा 150 वर्ष पूर्व खोजी गई थी। अब मैं नहीं तो आपकी शिकायत सोनिया गांधी जी से करूंगा मंत्री महोदय, इसको जल्दी से जल्दी आप लागू कर दें। ये इलेक्ट्रोपैथी पद्धति आप लागू करें, ये बहुत बड़ा विषय है। ये इटली का है, इटली का राहुल गांधी जी के ननियाल का मामला है, सोनिया गांधी जी के वहां का मामला है। इसको आपको लागू करना पड़ेगा मंत्री महोदय, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री खिलाड़ी लाल